1636 से लेकर के ये चलेगा आपको 1600 कहाँ तक, 50 ईस्वी तक। कहाँ तक चलेगा, 1650। समझिएगा इसको। देखते विजयनगर साम्राज्य का जो शासन है 1336 से लेके 1600 कहाँ तक चलने वाला है, 50 ईस्वी तक चलने वाला है। ठीक है। एक्चुअली में यदि कभी पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, इसको हम लोग बोलेंगे 14वीं शताब्दी। कौन सी बोलेंगे, 14वीं शताब्दी बोलते हैं। और अंत किस शताब्दी में हुआ था, इसको बोलते हैं हम लोग 17वीं शताब्दी में। किस में हुआ था वो, 17वीं शताब्दी में। यानी कि विजयनगर की स्थापना हुआ 14वीं शताब्दी में। ठीक है। और अंत किस शताब्दी में हुआ था, 17वीं शताब्दी में। समझ चुके हैं। अब सबसे पहले देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश हुए, हम लोग ये देखते हैं। कभी सीक्वेंस में इसको पूछ लेता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। समझिएगा ध्यान से। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में किए, 4 पार्ट में। इसके लिए हमको याद रखना है संगम सतुआ। क्या याद रखिएगा, संगम सतुआ जरूर याद रखिएगा। ठीक है। संगम सतुआ, 100 से संगम वंश। पहला वंश कौन सा हो गया, संगम वंश हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल कितने वंश होंगे, 4 वंश होंगे। पहला संगम वंश, दूसरा हो गया सालू वंश। कौन सा वंश हो गया, सालू वंश। ठीक है। तीसरा वंश हो गया तुलु वंश। कौन सा वंश हो गया, तुलु वंश। और चौथा जो वंश होगा आपका, ये होगा आरवीडू वंश होगा। कौन सा वंश होगा, आरवीडू वंश। यदि आपको सीक्वेंस में कभी सजाने के लिए दे दे विजयनगर साम्राज्य के जो शासन है उनके बारे में सजाने के लिए दे दे, सिंपली वर्ड याद रखना है, संगम सतुआ को याद रखना है। 100 से संगम वंश हो गया, 100 से सालू वंश हो गया, 2 से तुलु वंश हो गया, 8 से क्या हो गया, आरवीडू वंश। समझ चुके हैं आप इसको। अब देखिए संगम वंश हम क्या बोले, 1336 से चालू होता है। किनके द्वारा किया गया, संगम वंश जो है ये 1336 से चालू होता है। कब से चालू होगा, 1336 से। जब इसमें प्लस आप 150 वर्ष जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, 150 वर्ष। तो कितना हो रहा है, देखिए तो 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, और ये 3 1 4 हो रहा है, 1400 कितना हो रहा है, 86। यानी कि 1336 से लेके कितना तक चला, ये 1486 ईस्वी तक। समझ चुके हैं आप। 1336 से लेकर कहाँ तक चला, 1486। कितना जोड़े हैं हम लोग 1336 में, 50 वर्ष। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप 19 जोड़िए। कितना जोड़ दीजिए इसमें, 19 है। तो यानी कि 1486 से लेकर के 9 6 15 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 1500 कहाँ तक हो गया हूँ, 5 ईस्वी तक। यानी कि सालू वंश जो है 1486 से लेकर के 1500 कहाँ तक गया, 5 ईस्वी तक। सीक्वेंस ऐसे ही याद रहता है। पहला में कितना जोड़ना है, 150 जोड़ना है। दूसरा में कितना जोड़ना है, 19 जोड़ना है। अब इसमें यदि आप क्या कीजिए, इसमें जो है इसमें आप 65 जोड़ दीजिए। कितना जोड़िए, 65। तो ये 1505 से लेकर के 1500 कितना ईस्वी हो गया, 70 ईस्वी तक। समझ चुके हैं आप। 1505 से लेके 1570 ईस्वी। अब इसमें आप क्या कीजिए, ये 70 है, इसमें आप कितना जोड़ दीजिए, 80 वर्ष जोड़िए। ठीक है। 80 वर्ष जोड़िएगा, ये 1570 से लेकर के 0 हो गया, 8 7 15 हो गया, और ये 1600 कहाँ तक हो गया हूँ, 1650 ईस्वी तक। डेट ऐसे याद करते रह जाओगे, नहीं होगा याद। ठीक है। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस ही याद करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, यानी कि कितने वंश इसमें पढ़ेंगे हम लोग, 4 वंश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला संगम वंश हो गया, दूसरा सालू वंश पढ़ेंगे, तीसरा तुलुब हो गया, चौथा आरवीडू वंश। कभी यदि इसका ईस्वी पूछ दे तो पहला क्या बोले, 1336 से स्टार्ट कीजिए। 1336 में आप पहले 150 वर्ष जोड़िए। कितना हो गया, 1486। 1486 में 19 जोड़िए, कितना हो गया बताइए तो, 1505। 1505 में कितना, 65 वर्ष जोड़िए, कितना हो गया, 1570। ठीक है। 1570 में आप 80 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका, 1650 वर्ष। ये चीज आप समझ चुके हैं, समझ चुके हैं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसी में से
यदि इसका बोला जाए कि संस्थापक, ठीक है, इसका क्या बोला जाए, संस्थापक, तो संस्थापक जो है हरिहर, हरिहर एवं कौन है दोस्तों, बुक्का है, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, ये दोनों भाई था, हरिहर और बुक्का कौन थे, दोनों भाई थे। और यही बोलेगा यदि अंतिम शासक बोलेगा, कौन बोलेगा, अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय, कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय, याद रखिएगा इसको। यानी कि संस्थापक कौन है, इसको संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से फिलहाल हम देखते हैं इसको, संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का नामक भाई, और संगम वंश के अंतिम शासक कौन है, विरूपाक्ष द्वितीय है, कौन है, विरूपाक्ष द्वितीय। तीसरी बात देखिए, अब सालु वंश, सालु वंश जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, जो सालु नरसिंह हैं, इनके संस्थापक कौन है, सालु नरसिंह, संस्थापक समझिएगा इसका, इसका संस्थापक है सालु नरसिंह है, कौन है, सालु नरसिंह। और अंतिम शासक यदि बोलेगा, अंतिम शासक कौन है, तो इसका अंतिम शासक हो जाएगा इम्माडी नरसिंह, कौन हो जाएगा, इम्माडी नरसिंह, समझ गए, अंतिम शासक कौन हो जाएगा, इम्माडी नरसिंह। हम क्या बोले, संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का, उसके बाद अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय, सालु वंश के संस्थापक हैं सालु नरसिंह, अंतिम शासक हैं इम्माडी नरसिंह, याद रहेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं तुलुव वंश के बारे में, इम्माडी नरसिंह जो है, इम्माडी नरसिंह जो है इसको पराजित किया किसने, इनको पराजित किया वीर नरसिंह के द्वारा, किसने पराजित किया, वीर नरसिंह, ये संस्थापक है, ठीक है, इनको पराजित कर दिया वीर नरसिंह ने, किसने, वीर नरसिंह ने, ठीक है। इनको यानी कि इनके तुलु वंश के संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह हैं। और अंतिम शासक इसका कौन हो जाता है, अंतिम शासक जो होता है इसका अंतिम शासक कौन हो गया, सदाशिव, कौन हो गया, सदाशिव, ठीक है। यही सदाशिव है जिनके टाइम में दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था, किनका युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अगला होता है आरवीडु वंश, ये जो सदाशिव है, सदाशिव जो होता है, सदाशिव की जगह एक आता है कौन, इनके, ये आरवीडु वंश, इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तिरुमल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तिरुमल, ठीक है। यानी कि आरवीडु वंश के संस्थापक कौन, तिरुमल। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा बताइए, तो अंतिम शासक हो जाएगा रंगा द्वितीय, कौन हो जाएगा, रंगा द्वितीय ने बल्कि तृतीय हो जाएगा, ठीक है, रंगा तृतीय। अब यहां से देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन, हम एक चीज देख ले, विजयनगर साम्राज्य जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला, इतना तक चला, कहां से कहां तक, 1336 से लेकर 1650 ईस्वी तक, समझ चुके हैं। इनमें 4 वंश है, संगम, सतुआ, ये तो समझ चुके हैं आप, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश, ये समझ चुके हैं ना। उसके बाद इस संगम वंश के संस्थापक कौन है, हरिहर बुक्का हैं, और इनके अंतिम शासक कौन है, विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद सालु वंश के संस्थापक कौन है, सालु नरसिंह, अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव हैं। आरवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल हैं, और आरवीडु वंश अंतिम शासक रंगा तृतीय, ठीक है। यहां से क्वेश्चन यदि पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलिएगा बताइए, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई। चूंकि विजयनगर साम्राज्य यहीं से न चालू हुआ हो, इसी के जगह पे सब वंश बना है, तो वही बात है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हरिहर बुक्का, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है, तो बताइए अंतिम शासक कौन है, रंगा तृतीय।
अंतिम शासक कौन हो गया? रंगा तृतीय। समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? विजयनगर के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य के अंतिम संस्थापक, अंतिम शासक कौन है? रंगा तृतीय। समझ चुके हैं? अब यहाँ पे देखिए, ये जो विजयनगर हम देख रहे हैं, आपके मन में आया होगा विजयनगर पड़ता कहाँ पे है? ये जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में एक हम्पी जगह करके है, कौन सा है? हम्पी। यहीं पे ये विजयनगर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के हम्पी में। और ये विजयनगर किस नदी के किनारे हैं? तो नदी बोले तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कृष्णा नदी। तो विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे। इतना चीज आपको याद रहेगा। अब एक चीज हम और आपको बता देते हैं कि जो विजयनगर है ये कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा नदी के, है ना। तो कृष्णा नदी सब में आएगा, कृष्णा नदी इसमें आएगा। तो जैसे देख लीजिए, ये जो है हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते, इसको मिटा सकते हैं, देखिएगा। अब समझिएगा दोस्तों, इसको हम मिटा दिए, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य है, समझिएगा इसको, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो पहला देखते हैं विस्तार की यदि आप बात कीजिएगा तो विस्तार में जो है पहला जो आएगा कृष्णा तुंगभद्रा का क्षेत्र, कृष्णा तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा क्षेत्र। समझिएगा, कृष्णा तुंगभद्रा क्षेत्र को हम लोग इसी को बोलते हैं रायचूर दोआब बोलते हैं। कौन सा दोआब बोलेंगे? रायचूर दोआब, ठीक है। दोआब समझते हैं क्या? दोआब, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है ना, उसी को दोआब कहते हैं, ठीक है। जैसे है गंगा यमुना दोआब, है ना, गंगा यमुना दोआब है। जिससे चाज दोआब हैं, चाज दोआब समझ रहे हैं कि नहीं? तो समझ रहे हैं ना, चाज दोआब। चंबल और कौन सा हो गया ये, सॉरी, चेनाब और झेलम के बीच चाच द्वाब बनता है। उसी प्रकार कौन सा बनता है? बाड़ी द्वाब बनता है, बिस्ट द्वाब बनता है, इसी प्रकार बनता है ना। तो दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसी को द्वाब कहते हैं। तो यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र कौन सा द्वाब हो गया? रायचूर द्वाब। पहला क्षेत्र समझ चुके हैं, समझ गए आप। दूसरा समझिएगा, दूसरा जो होगा इसी में से कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र, कृष्णा एवं गोदावरी, समझ चुके। दूसरा क्षेत्र होगा कृष्णा एवं गोदावरी। अब समझिए, दक्षिण भारत की जो है गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को, है ना। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को, है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है ना। ये सब तो जान रहे हैं। उसके बाद समझिएगा, तीसरा जो तट होगा इसी से रिलेटेड होगा कोंकण तट होगा। कौन सा तट होगा? कोंकण तट। कौन सा तट होगा? कोंकण तट। इसी तीनों में जो है इनका दोस्तों विस्तार है, इसी तीनों में इनका विस्तार है। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो भी बेसिक है उसको देख लिए। विजयनगर में साम्राज्य में कितने वंश हैं? 4 वंश। संगम सतुआ याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं हरिहर बुक्का और अंतिम शासक हैं रंगा तृतीय। समझ चुके हैं? बोलेगा रंगा तृतीय किस वंश से रिलेटेड है? तो कौन वंश से? आरवीडू वंश से। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक के हम्पी में। उसके बाद विजयनगर किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे। उसके बाद विजयनगर का विस्तार कृष्णा तुंगभद्रा के बीच, जिसको हम लोग रायचू द्वाब कहते हैं। समझ गए? दूसरा कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र। तीसरा कोंकण का तट। कौन सा तट? कोंकण का तट। समझ चुके हैं? अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके हर एक वंश को हम लोग देखेंगे। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम हर एक चीज बता चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब हम लोग एक एक करके वंश को हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा वंश आता है? संगम वंश आता है। संगम वंश जो है इनकी स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होता है? 1336 में। विजयनगर कहाँ पड़ता है? यहाँ पे हम्पी के कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक हम्पी में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। किसकी प्रेरणा
प्रेरणा से किया गया? क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनकी प्रेरणा से किया गया? तो ये किया गया था संत विद्यारण्य की प्रेरणा से। किनकी प्रेरणा से? संत विद्यारण्य की प्रेरणा से। जो हरिहर बुक्का हैं उन्होंने अपने पिता के नाम पे किया, समझ गए? उनके अपने पिता के नाम पे कौन सा वंश बनाया? संगम वंश बनाया। अब समझिएगा, संगम वंश जो है इनके प्रथम शासक होते हैं या संस्थापक बोलिएगा, ठीक है? इनके प्रथम शासक बोलिए या संस्थापक बोलिएगा, कौन सा हो जाता है? हरिहर प्रथम आता है। कौन आता है? हरिहर प्रथम। दूसरा, हरिहर प्रथम जो है इन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने अपना राजधानी अनाकोंडी को बनाया था। किसको बनाया था? अनाकोंडी को। समझिएगा, जो हरिहर प्रथम है, हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अनाकोंडी को। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अनाकोंडी को। किसको बनाया? अनाकोंडी को। उसके बाद में राजधानी को स्थानांतरित करके कहां लेके गया? विजयनगर को बनाया। किसको बनाया? विजयनगर बोले तो हम्पी। किसको बोलेंगे? हम्पी। अगला चलिए, हरिहर प्रथम जो है इनके दरबारी विद्वान का नाम क्या था? सायन था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सायन नामक विद्वान किनके दरबार में रहता था? तो सायन नामक विद्वान जो है हरिहर प्रथम के दरबार में रहता था, याद रहेगा। फिर हम लिखे हैं हरिहर प्रथम के टाइम में एक युद्ध हुआ। इन्होंने जो है होयसल के शासक, कहां के शासक? होयसल के शासक वीर बल्लाल सेन, वीर बल्लाल सेन, बल्लाल सेन द्वितीय, ठीक है? वीर बल्लाल सेन द्वितीय को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। क्या किया? इसको पराजित किया, ठीक है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा होयसल के शासक वीर बल्लाल सेन द्वितीय को पराजित किसने किया? तो ये किया हरिहर प्रथम के द्वारा। समझ गए? अभी देखिए, बताइए, संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। राजधानी अनाकोंडी स्थानांतरित करके विजयनगर को। हरिहर प्रथम के दरबारी विद्वान का नाम क्या है? सायन है। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल सेन द्वितीय को किसने पराजित किया था? हरिहर प्रथम के द्वारा। समझ गए? दूसरा चलिए, हरिहर प्रथम के बाद बनता है बुक्का प्रथम। कौन बनता है? बुक्का प्रथम। अब देखिए, बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण किया जिनका नाम है वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या है? प्रतिष्ठापक, ठीक है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से कि बोलेगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया? तो बुक्का प्रथम के द्वारा, याद रहेगा। दूसरा, इनके भी दरबार में यही विद्वान रहता था। कौन सा विद्वान रहता है? सायन नामक विद्वान रहता था। किनके दरबार में? ये बुक्का प्रथम के दरबार पे। और ये क्या करते थे? ये वेदों पे टिप्पणी किया करते थे। समझ गए? अगला कहता है विवाद जो है हम जो देखे कृष्णा गोदावरी, कौन सा? कृष्णा तुंगभद्रा, ठीक है? कृष्णा तुंगभद्रा, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रायचूर द्वाब कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? रायचूर द्वाब। विवाद किसके कारण हुआ? बुक्का प्रथम और बहमनी शासक। बुक्का प्रथम और बहमनी शासक कौन था? मोहम्मद शाह प्रथम था। मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है? मोहम्मद शाह प्रथम किनके काल में? मोहम्मद शाह प्रथम के साथ जो है इनका क्या होता है? विवाद होता है। किस क्षेत्र को लेकर? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र जो होता है रायचूर द्वाब के क्षेत्र को लेकर के विवाद होता है। समझ के? उसके बाद इन्होंने जब विवाद उत्पन्न हुआ तो दोनों में समझौता होता है। तो समझौता होने के बाद जो है बीच का क्षेत्र किसको माना? तो दोस्तों कृष्णा नदी को मान लिया। किसको मान लिया? कृष्णा नदी को, ठीक है? अब समझिएगा,
हम क्या लिखे, संगम वंश के प्रथम शासक कौन है, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, अनाकोंडी को, और बाद में राजधानी कहाँ बन गया, विजयनगर बन गया। हरिहर प्रथम ने दोस्तों किसको पराजित किया, वीर बल्लाल सेन द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद चलते हैं, हरिहर प्रथम के दरबार में कौन सा विद्वान रहता था, सायन नामक विद्वान। अगला आते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। समझ गए, इनके दरबार में सायन नामक विद्वान रहता था। उसके बाद विवाद किसके बीच में हुआ था, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र जो है रायचूर द्वाब को लेकर के बहमनी शासक कौन था, मोहम्मद शाह प्रथम के साथ में विवाद होता है, और बाद में समझौता होने के बाद बीच का क्षेत्र किसको बनाता है, कृष्णा नदी को। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो समझौता हो जाता है। इससे रायचूर द्वाब को पूर्णतः रूप से अपने साम्राज्य में कौन मिलाता है, कृष्णदेव राय। कौन मिलाते हैं, कृष्णदेव राय, जो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, गोवा पे अधिकार किया था। हरिहर द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है, इन्होंने गोवा पे अधिकार किया था, याद रखिएगा। फिर आगे चलिए, देवराय प्रथम आता है, पहला हरिहर प्रथम आ गया, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, फिर आता है हरिहर द्वितीय, इन्होंने गोवा पे अधिकार किया। फिर आता है देवराय प्रथम। दोस्तों देवराय प्रथम के काल में एक इटालवी यात्री है, जिनका नाम बताइए तो क्या है, इनका नाम था निकोली कोंटी था। क्या नाम था इनका, नाम निकोली कोंटी था। क्या नाम था इनका, निकोली कोंटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इटालवी यात्री निकोली कोंटी किसके शासन काल में भारत की यात्रा पे आए थे, तो ये आए थे देवराय प्रथम के शासन काल में। इन्होंने कुछ टिप्पणियां किया। टिप्पणी क्या किया, इन्होंने बोला कि जो विजयनगर साम्राज्य उस टाइम था, उस वहां पे जो नवरात्रि हो गया और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। इन्होंने क्या बोला, निकोली कोंटी ने, जो विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश था वहां पे दीपावली और नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि वहां पे दास प्रथा प्रचलित था। दास प्रथा क्या था, वहां पे प्रचलित था, तो याद रहेगा। फिर चलिए हम लोग देखते हैं, इनके दरबार में तेलुगु भाषा के विद्वान रहते थे, जिनका नाम है श्रीनाथ। क्या नाम है हो, श्रीनाथ। जिस प्रकार सायन नामक विद्वान हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के दरबार में रहते थे ना, उसी प्रकार इनके दरबार में तेलुगु भाषा के विद्वान जो है, क्या नाम है उनका, श्रीनाथ, वो भी रहते थे। इनके एक रचना है जिनका नाम है हरि विलासम। हरि क्या है, विलासम है, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है हो, हरि विलासम। तो दोस्तों हरि विलासम की रचना किसने किया, श्रीनाथ के द्वारा। किनके द्वारा किया गया, श्रीनाथ के द्वारा। उम्मीद है आप ये चीज समझ चुके हैं। अब बोलता है कार्य, इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा क्या कार्य किया गया। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है, इन्होंने सिंचाई के लिए जो है, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। नहर का क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है। इन्होंने सिंचाई के लिए क्या करवाया, नहर का निर्माण करवाया। बोलेगा संगम वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था, वो था देवराय प्रथम, याद रहेगा। फिर आगे चलते हैं, इनको किसने पराजित किया दोस्तों, इनको पराजित किसने किया, इनको जो है बहमनी शासक, कौन, बहमनी शासक जो है, बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन के द्वारा, फिरोज शाह बहमन द्वारा क्या किया गया, इनको पराजित कर दिया गया। तो बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने किसको पराजित किया था, देवराय प्रथम को। जब पराजित किया था तो बाद में क्या होता है कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब देखिए देवराय प्रथम जो है, इन्होंने अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती करवाया था। किसको, मुस्लिमों को, मुस्लिम युवा को, सीधा लिखते हैं मुस्लिम युवा को भर्ती किया, मुस्लिम युवा को
भर्ती किया, समझ लीजिए, भर्ती किया। तो यानी क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि संगम वंश या विजयनगर का वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं को भर्ती किया था? तो क्या बोलिएगा? देवराय प्रथम। समझ गए आप? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम के द्वारा। समझ गए ना? बल्लाल सिंह द्वितीय को किसने पराजित किया? हरिहर प्रथम के द्वारा। रायचूर द्वाप अधिकार को लेकर के विवाद किसके बीच उत्पन्न हुआ था? बुक्का प्रथम के बीच में, है ना? बुक्का प्रथम और बहमनी शासक के बीच में। उम्मीद है इतना याद रहेगा। निकोली कोंटी किसके टाइम में आया? देवराय प्रथम के काल में। तेलुगु भाषा के विद्वान श्रीनाथ किनके दरबार में रहते थे? देवराय प्रथम के दरबार में। हरि विलासम के रचनाकार कौन है? श्रीनाथ हैं। याद रहेगा इतना? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम को देख लिए, हरिहर द्वितीय के बारे में देख लिए, बुक्का प्रथम के बारे में भी देख लिए, हरिहर प्रथम के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। देवराय द्वितीय क्या था? ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। समझ गए? संगम वंश का क्या था? ये सबसे प्रतापी शासक था। इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, इन्होंने क्या किया? मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो मुस्लिम युवा थे उनको पहले सेना में भर्ती करवाया और अपनी जो गद्दी थी ना जहां पे वो बैठते थे उनके बगल में कुरान की एक प्रति रखवाया। कुरान का जो है एक कॉपी अपनी गद्दी के बगल में रखवाया। समझ गए? इनके दरबार में दोस्तों विद्वान आया था जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह आए थे। इन्होंने इनके बारे में कहा था कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में 300 से अधिक छोटे बड़े बंदरगाह उस टाइम मौजूद थे। किनका कथन? ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह का। समझ गए? अब जो हम बोले हैं उसको लिखते हैं। समझ देखिएगा, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? बताइए तो, सबसे प्रतापी शासक कौन है? संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो देवराय द्वितीय। दूसरा, इन्होंने उपाधि किसकी धारण की? गजवेटकर की। किसकी हो? गजवेटकर। इन्होंने उपाधि किसकी धारण की? गजवेटकर की उपाधि की धारण की। गजवेटकर का मतलब होता है कि हाथी का क्या करने वाला? शिकार करने वाला। समझ गए? तो इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? गजवेटकर की उपाधि इन्होंने धारण की। और साथ ही साथ इसी को इन्होंने इम्माडी देवराय की भी उपाधि धारण की। इन्होंने कौन कौन सी? पहला गजवेटकर, दूसरा कौन सी? इम्माडी देवराय। कभी कभी इनको प्रोड देवराय भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है, वो याद रखिएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए श्रीलंका अभियान। देवराय द्वितीय ने एक अभियान किया जिनका नाम है श्रीलंका। तो देवराय संगम वंश का पहला शासक देवराय कौन बनता है? द्वितीय बनता है, जिन्होंने श्रीलंका अभियान किया। अब तक इससे पहले श्रीलंका अभियान मात्र 2 शासक किए हुए थे। कौन? जो चोल शासक थे ना, राजा राज प्रथम, और कौन थे? राजेंद्र प्रथम। कौन कौन? राजा राजपाट प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बाद तीसरा शासक बनते हैं कौन? देवराय द्वितीय, जिन्होंने श्रीलंका अभियान किया था। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप। उसके बाद अपनी गद्दी के बगल में क्या रखते थे? कुरान की एक प्रति रखते थे। कुरान की कॉपी रखता थे, ठीक है ना? कुरान की कॉपी रखता था। उसके बाद इनके दरबार में फारस यात्री जो है, फारस यात्री कौन आया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह आया था। ठीक है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह आया था। अब समझिएगा, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मतला ए शाहीन। मतला ए क्या है हो? शाहीन। समझिएगा, मतला ए शाहीन। मतला ए शाहीन किसका यात्रा वृत्तांत है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह का। किसका है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह का। इसका अर्थ क्या होता है कि दो समुद्रों का मिलन। तो फारस यात्री
कौन आया था? अब्दुल रज्जाक गुरना। निकोली कॉन्टी किनके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। अब देखिएगा मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन को हम लोग जो हैं इनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की। और कहा जाता है इन्हीं के काल में एक चीनी यात्री आया था। इनका क्या नाम था? इन्हीं के काल में एक चीनी यात्री आया जिनका नाम था माहुयान। क्या नाम था वो? माहुयान। समझ गए? जिनका नाम क्या था? माहुयान। तो चीनी यात्री एगो फाहियान है। फाहियान जो आया था 300 कौन? सिकंदर के टाइम में आया था, तो वो अलग बात है। तो अभी आया है मल्लिका अर्जुन जिनको प्रौढ़ देवराय के नाम से जानते हैं। इन्हीं के टाइम में कौन सा चीनी यात्री आया? माहुयान। तो चीनी यात्री माहुयान किनके काल में आया था? किनके काल में बताइए? प्रौढ़ देवराय। बोले तो मल्लिका अर्जुन के टाइम में। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए इस वंश के अंतिम शासक हम बता चुके हैं, होता है कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। कौन होता है? विरूपाक्ष द्वितीय। इनकी हत्या कर देता है सालुब नरसिंह के द्वारा। कौन कर देता है वो? इनकी हत्या कर देता है सालुब नरसिंह। फिलहाल एक बार रिकॉल इसको कर लीजिए। संगम वंश देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है कौन? देवराय द्वितीय। उपाधि कौन सी? गजवेटकर की या इम्माडी देवराय की। और श्रीलंका अभियान किया, इससे पहले 2 किया, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अपनी गद्दी के बगल में क्या रखवाता था? कुरान की एक कॉपी रखवाता था। उसके बाद फारस यात्री कौन आया था? अब्दुल रज्जाक गुरना आया, जिन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो है 300 से भी अधिक छोटे बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। उसके बाद मल्लिका अर्जुन जो होते हैं इन्होंने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की। उसके बाद चीनी यात्री कौन आया इनके टाइम में? माहुयान आया। अब यहाँ पे समझिएगा, अब इनके बाद क्या होता है? इनके बाद एक वंश बनता है। हम लोग क्या देखें? इस वंश के अंतिम शासक कौन बनते हैं बताइए तो? इस वंश के अंतिम शासक जो है, समझिएगा, अंतिम शासक बनता है, अंतिम शासक हम बताए थे विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है? इनकी हत्या कर देता है, इनकी हत्या कौन कर देता है? सालुब नरसिंह। कौन? सालुब नरसिंह। और सालुब नरसिंह इनकी हत्या कर करके इन्होंने कौन से वंश की स्थापना करता है? ये स्थापना करता है सालुब वंश की। कौन सा वंश हो? सालुब वंश। तो दोस्तों सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह किनकी हत्या करके? विरूपाक्ष द्वितीय। और इनके जो अंतिम शासक होते हैं, इनके अंतिम शासक होते हैं कौन? अंतिम शासक जो है इनके अंतिम शासक होते हैं इम्माडी नरसिंह। कौन होता है? इम्माडी नरसिंह होते हैं। ठीक है? इम्माडी नरसिंह होता है। अब इम्माडी नरसिंह इनकी हत्या जो है कौन कर देता है? वीर नरसिंह कर देता है। ठीक है? इनकी हत्या कौन कर देता है? हो वीर नरसिंह कर देता है। और वीर नरसिंह ने इनकी हत्या कर करके तुलुव वंश के वीर नरसिंह क्या करता है? इनकी हत्या कर देता है। और इन्होंने ये स्थापना करता है कौन से वंश की? तुलुव वंश। कौन सा वंश? तुलुव वंश। नहीं समझे? देखिएगा, अंतिम शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या किसने किया? सालुब नरसिंह ने किया। कर दिया। सालुब नरसिंह इसकी हत्या करने के बाद संगम वंश की जगह कौन बनता है? सालुब वंश। समझ गए? सालुब वंश के अंतिम शासक बनते हैं इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह, इम्माडी नरसिंह की हत्या कौन कर दिया? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने एक नया वंश बना दिया जिनका नाम था तुलुव वंश। क्या नाम था वो? तुलुव वंश। उम्मीद है इतना आप समझ चुके हैं। समझ गए कि नहीं? अब समझिएगा आगे। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं तुलुव वंश के बारे में। यहाँ से मैनुअली क्वेश्चन पूछा जाता है इस वंश से। पहला संगम वंश से पूछा जाता है और दूसरा तुलुव वंश से। समझिएगा, तुलुव वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। समझ गए हैं? अब यहाँ पे देखिए, वे जो वीर नरसिंह हैं ये घोड़े की खरीद बिक्री के लिए, घोड़े की खरीद बिक्री के लिए
पुर्तगाली शासक कौन दोस्तों? पुर्तगाली गवर्नर बोलिए, क्योंकि प्रथम गवर्नर यही बने थे, ठीक है ना। पुर्तगाली गवर्नर जो होता है, गवर्नर अल्मीडा के साथ, जिसको अल्फांसो डी अल्मीडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्मीडा के साथ क्या किया? समझौता किया। क्या किया हो? समझौता किया। अब समझिएगा क्वेश्चन, बोलेगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किया, मतलब संबंध बनाया, यानी कि व्यापार के लिए काम किया, तो वो कौन है? हो वीर नरसिंह है। कौन है? वीर नरसिंह है। और अल्मीडा के बारे में कुछ आप जान लीजिए। अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है। कौन होता है? पहला पुर्तगाली गवर्नर। बनता कब है? 1505 में, ठीक है। 1509 तक रहते हैं। 1509 के बाद आ जाते हैं अल्बुकर्क, समझ गए। तो अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनता है। इन्होंने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। कौन सा? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। कहते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता है किनके द्वारा चलाया गया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा। यह फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा कौन सी पॉलिसी हो? ब्लू वाटर पॉलिसी, समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह के बाद शासक बनते हैं कौन? वीर नरसिंह के बाद शासक बनते हैं कृष्णदेव राय। चलिए, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, ठीक है। इनको हम लोग लिखेंगे KDR, कृष्णदेव राय, समझिएगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले उपाधि की बात हम लोग करते हैं। अब उपाधि कौन कौन सी धारण की? आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, ठीक है। दूसरा आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज। तीसरा यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य। ये 3 उपाधि जरूर याद रखिएगा। तो बोलेगा आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने। आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय के द्वारा, समझ गए। इनके कुछ पुस्तक, ये एक विद्वान थे, ये विद्वान शासक थे, ठीक है। इनके पुस्तक जो होता है, इनके पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आमुक्ता माल्यदा है। क्या नाम है इनका? आमुक्ता माल्यदा है। और उसके बाद है जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, ठीक है ना। हो तो जामवती क्या है? कल्याणम है। इनकी पुस्तक जो है आमुक्ता माल्यदा, दूसरा क्या है? जामवती कल्याणम। आमुक्ता माल्यदा की रचना हुआ था तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में हुआ था? तेलुगु भाषा में। और जामवती कल्याणम जो है इनकी रचना हुआ था संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। उम्मीद है आप इतना समझ चुके हैं, समझे कि नहीं? तो देखिएगा, कृष्णदेव राय उपाधि जान गए आप, उसका पुस्तक का नाम भी आप देख ही चुके हैं। तीसरा कंडीशन आप देखिए, अभी आप क्या देखे थे कि पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्मीडा, उनके साथ व्यापार स्थापित किया किसने? उनके साथ व्यापार स्थापित किया वीर नरसिंह के द्वारा। अब बात आता है किनका? कृष्णदेव राय। हम बोले कि 1509 तक वो रहता है। 1509 के बाद कौन बन जाता है? ये अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो होता है ये पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, समझ गए। अब उसके बाद इनका जो होता है व्यापारिक संबंध, ये व्यापारिक संबंध किनके साथ स्थापित करते हैं? व्यापारिक संबंध रहता है किनके साथ? अल्बुकर्क के साथ। किनके साथ हो? अल्बुकर्क के साथ। तीसरा कंडीशन, व्यापारिक संबंध किनके साथ रहता है? अल्बुकर्क के साथ इनका व्यापारिक संबंध रहता है, ठीक है। इनका व्यापारिक संबंध किसके साथ रहता है? अल्बुकर्क के साथ। अभी देखिए, हम पहले बोल चुके हैं कि जो रायचूर द्वाब था, जो बुक्का प्रथम के द्वारा लड़ा गया था, उस पे अधिकार को लेकर के उस टाइम तो समझौता कर लिया था। इन्होंने क्या किया? जो रायचूर द्वाब है ना, रायचूर द्वाब पर पूर्णतः अधिकार कर लिया।
पूर्णतः क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। समझिएगा, इन्होंने रायचूर द्वीप पे क्या कर लिया, पूर्णतः अधिकार कर लिया। अब चौथा पॉइंट आप यहीं से देखिएगा, हम क्या देखें, 2 पॉइंट। पहला उपाधि के बारे में देख लिए, दूसरा पुस्तक देख लिए, तीसरा व्यापारिक संबंध देख लिए, चौथा रायचूर द्वीप पर इन्होंने क्या कर लिया, पूर्णतः अधिकार कर लिया। पांचवी बात है, ये किसके समाकलीन थे, ये जो है ये बाबर के समाकलीन थे। किनके समाकलीन, बाबर के समाकलीन थे, ये बाबर के समाकलीन थे। जो बाबर की रचना तुजुक ए बाबरी है ना, उनमें जो है इनके बारे में बताया गया है, समाकलीन थे। ठीक है, तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में चर्चा किया गया है। इतना चीज समझ चुके हैं, उपाधि जान गए, पुस्तक का नाम देख लिए, अमुक्ता मालेदा जामवती कल्याणा, व्यापारिक संबंध देख लिए, अल्बुकर्क, रायचूर द्वीप पे पूर्णतः इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद ये बाबर के क्या थे, समाकलीन थे। आगे हम लोग इनके बारे में देखते हैं। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कृष्णदेव राय के काल में। इनके काल में 2 पुर्तगाली यात्री आया। पहला कौन आया था, पहला आया था डोमिगो पायस। क्या नाम था, डोमिगो पायस। ठीक है, डोमिगो पायस। दूसरा का नाम था बारबोसा। दूसरा का नाम क्या था, बारबोसा। पहला आया डोमिगो पायस, दूसरा का नाम क्या था, बारबोसा। डोमिगो पायस ने क्या बोला, पशु बलि एवं न्यायंगर व्यवस्था जो है व्यवस्था प्रचलित था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, पशु बलि एवं न्यायंगर व्यवस्था क्या था, वो प्रचलित था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि पशु बलि एवं न्यायंगर व्यवस्था क्या थे, जानकारी दिया। उसके बाद जो है ये जो बारबोसा आया, इन्होंने सती प्रथा की जानकारी दिया, सती प्रथा की जानकारी दिया। तो दोस्तों, सती प्रथा की जानकारी किसने दिया, बारबोसा के द्वारा। डोमिगो पायस ने किसकी जानकारी दिया, पशु बलि एवं न्यायंगर व्यवस्था की जानकारी दिया। अब देखिएगा, इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे। कितने कवि, 8 कवि, जिससे हम लोग अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार शिवाजी के दरबार में भी रहते थे 8, जिनको हम लोग अष्ट प्रधान कहते थे। क्या बोलते थे उनको, अष्ट प्रधान। पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान का संबंध किससे है, शिवाजी महाराज से, और अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है, हो ये है किनसे, कृष्णदेव राय से। उनमें प्रमुख था क्या, अलसी पेडन्ना था और तेनालीराम। क्या था, अलसी पेडन्ना, तेनालीराम। इसे जो है तेलुगु भाषा का पितामह क्या कहते हैं, पितामह या ग्लेड स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लेड स्टोन। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके जो रचना की यदि मैं बात करूं, रचना जो है इनकी रचना 2 है। एक है हरि कथा सागर है, एक हम लोग हरि विलासम देखें ना, पहला क्या है, हरि कथा सागर। इनकी पहली रचना का नाम क्या है, हरि कथा सागर है। और दूसरा जो इनकी रचना है मनुचरित है। दूसरा क्या है, मनुचरित। आप ये रचना के बारे में समझ गए। देखिए, अलसी पेडन्ना जो है, इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है, या इनको ग्लेड स्टोन कहा जाता है। इनकी रचना हरि कथा सागर हो गया, दूसरा है मनुचरित। समझ गए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो तेनालीराम है, तेनालीराम जो होता है, इन्होंने एक रचना किया था तेनालीराम के पांडुरंग महामात्य की रचना किया। ठीक है, इनकी रचना पांडुरंग महामात्य की रचना किया। समझ गए। अब समझिएगा, इन्होंने कई शहर की स्थापना किया, जिनका नाम है नांगलपुर शहर। उसी में से एक शहर, कौन से शहर की, नांगलपुर शहर की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। समझ गए। इन्होंने कौन से शहर की, नांगलपुर शहर की स्थापना किया। अब देखिएगा, कृष्णदेव राय को तेलुगु भाषा के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी इनके टाइम में भाषा का भी विकास हुआ। ठीक है, कन्नड़ भाषा का भी विकास
हुआ। समझिएगा यहाँ से इनके टाइम में तेलुगु भाषा के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी विकास हुआ। कन्नड़ भाषा के जो विकास करता है वो कौन है? कवि व्यास है। उसका नाम क्या है? कवि व्यास। समझिएगा इन्होंने जो है महाभारत का कन्नड़ में अनुवाद किया। किसमें? कन्नड़ अनुवाद किया। समझिएगा ध्यान से। पहला हम क्या लिखे हैं कि कृष्ण देव राय जो हैं तेलुगु भाषा के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी इन्होंने क्या किया? विकास किया। ठीक है, इन्होंने कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी क्या किया? विकास किया। और कन्नड़ भाषा के जो कवि हैं, कवि व्यास हैं, जिन्होंने महाभारत का किसमें अनुवाद किया? तो कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे समझिएगा इनको जो है तेलुगु भाषा का पितामह किसको कहते हैं? अलसी पेडन्ना को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कृष्ण देव राय जो होते हैं, कृष्ण देव राय को तेलुगु भाषा का जो है क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। इनके काल को जो है, इनके काल को तेलुगु भाषा का क्या कहते हैं हम लोग? स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल कहते हैं। तो कृष्ण देव राय के शासन काल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या आप यहाँ तक समझ चुके हैं? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी कि कृष्णदेव राय के बाद अगला शासक बनता है कौन? अच्युत देव राय बनते हैं। कौन बनते हैं? अच्युत देव राय। इन्होंने एक नया पद बनाया जिनका नाम महामंडलेश्वर है। जिनका नाम क्या है? हो महामंडलेश्वर पद का इन्होंने क्या किया? सृजन किया। तो महामंडलेश्वर पद का एक सृजन, महामंडलेश्वर पद का सृजन किसने किया? अच्युत देव राय ने। जिनका काम क्या था? सभी प्रांत जो होते थे उन पर क्या करना? नियंत्रण स्थापित करना। इन्हीं के काल में जो पुर्तगाली यात्री जो है नूनीज आया था। कौन आया था? नूनीज भारत की यात्रा पे आया था। अब देखिए यानी कि जो तुलुव वंश है, तुलुव वंश जो है, तुलुव वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? सदाशिव होते हैं। कौन होते हैं? सदाशिव। अब इन्हीं के टाइम में एक युद्ध हुआ जिनका नाम है राक्षसी तगंडी या बन्नी हट्टी बोलिए या तालीकोटा का युद्ध हुआ। कब हुआ ये? 1565 ईस्वी में। कब हुआ? 1565 में। इसमें विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। लेकिन यहां से नेतृत्व कौन कर रहा था? ये राजा राम कर रहा था। कौन कर रहा था? राजा राम या राम राय करता था। कौन? राम राय। ठीक है, राम राय यहाँ से नेतृत्व कर रहा था। क्योंकि सदाशिव तो सिर्फ कठपुतली था, मेन रूप से चला कौन रहा था? राम राय ही चला रहा था। ठीक है, राम राय चला रहा था। इस युद्ध में क्या होता है कि जो बहमनी राज थे, बहमनी राज कितना? 5 गुण। पहला गोलकुंडा, बड़ार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर। समझ गए? इसमें सिर्फ बरार जो है ना, ये भाग इस युद्ध में नहीं लिए थे। तो बाद बाकी गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, इन सबों ने मिलकर के जो है इस युद्ध में सदाशिव को पराजित कर दिया। और क्या होते हैं? जो राम राय था वो युद्ध के क्षेत्र में मारा जाता है और सदाशिव जो है 5 वर्ष बाद यानी कि 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सदाशिव राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसको हम मिटा देते हैं। इनके मृत्यु के बाद समझिएगा, जैसे इनकी मृत्यु होता है, इनका जो सेनापति था, किनका सेनापति हो? सदाशिव का। तो सदाशिव का सेनापति कौन था? तिरुमल था। क्या था नाम उसका? तिरुमल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? कौन से वंश की स्थापना कर दिया? इन्होंने स्थापना किया आरवीडू वंश। कौन से वंश की? आरवीडू वंश की स्थापना किया। और अंतिम शासक इसका कौन बनता है? अंतिम शासक जो है इसका बन जाता है रंगा तृतीय। कौन बनता है? रंगा तृतीय बनता है। इस बीच में भी बहुत शासक बनते, तैलप द्वितीय जो भी है, बहुत सारे शासक बनते हैं। फिलहाल उतना याद नहीं रखना। इसका अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय था। उम्मीद है आप ये समझ चुके हैं। तो यानी कि ये देखिए
ये चीज समझ गए। साम्राज्य पहले क्या होता है, साम्राज्य। साम्राज्य के बाद क्या होता है, साम्राज्य होता है। साम्राज्य के बाद क्या होता है, प्रांत। साम्राज्य, साम्राज्य बोलते हैं राज्य को। साम्राज्य के बाद प्रांत। प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। प्रांत को क्या बोलते हैं, मंडल। प्रांत के नीचे होता है वलनाडु। वलनाडु, वलनाडु को हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रांत हो गया ना। प्रांत के बाद क्या होगा, जिला होता है। वलनाडु को हम लोग क्या बोलते हैं, जिला। फिर नीचे आते हैं तो आगे होता है नाडु। नाडु को हम लोग बोलेंगे प्रखंड। जिला के बाद प्रखंड है ना, नाडु। नाडु के बाद होता है ग्राम। ग्राम में देखिए, ग्राम समझिएगा इसको। ग्राम में 2 क्राइटेरिया था। एक होता था बड़ा ग्राम, एक होता था बड़ा ग्राम, एक होता था छोटा ग्राम। समझ गए, एक क्या होता था, छोटा ग्राम। बड़ा ग्राम को हम लोग मेला ग्राम कहते थे। क्या कहते थे इसको, बड़ा ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, मेला ग्राम से कहते हैं। ये चीज समझ गई थी ना। तो यानी कि पहले देखिए साम्राज्य, साम्राज्य के बाद प्रांत या मंडल, फिर होता है वलनाडु। जिला जो होता है, जिला को वलनाडु कहते थे या कोट्टम कहते थे, ठीक है। उसके बाद होता है नाडु, उसके बाद ग्राम। ग्राम 2 पार्ट में, बड़ा ग्राम, छोटा ग्राम। बड़ा ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, मेला ग्राम कहते हैं। समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ वर्ड है इनसे रिलेटेड, हम लोग उनको देख लेते हैं। समझ गए। पहला वर्ड आता है पट्टाभिषेक, ठीक है। आजकल क्या होता है कि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट इसी सबसे क्वेश्चन यहीं से उठा दिया जाता है, समझे। जिससे उसके प्रांत का सीक्वेंस कभी पूछ ले, ठीक है। तो कभी ये वर्ड डाल देगा, जैसे बोलेगा सभा नायक क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए पट्टाभिषेक क्या होता था। जो राजा होते थे ना, उनका जब राज्याभिषेक होता था, राजा जो है उनके राज्याभिषेक के टाइम में जो यज्ञ करवाया जाता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, पट्टाभिषेक कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, राजा के राज्याभिषेक के काल में जो यज्ञ करवाया जाता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, पट्टाभिषेक। पहला याद रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा वर्ड है सभा नायक होता है। सभा नायक एक प्रकार का मंत्री परिषद होता था। क्या होता था वो, मंत्री परिषद। सभा नायक एक प्रकार का क्या होता था, मंत्री परिषद। पट्टाभिषेक हम समझ चुके हैं, राजा के राज्याभिषेक के टाइम में जो यज्ञ होता था उसे पट्टाभिषेक कहते हैं। दूसरा सभा नायक एक प्रकार का मंत्री परिषद होता था। तीसरा अब है नायंगर व्यवस्था। नायंगर व्यवस्था जानते हैं, जो नगद वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था। यानी कि जो कृष्ण देव राय थे या विजयनगर साम्राज्य जो था, इस टाइम में नायंगर व्यवस्था प्रचलित था। जैसे दिल्ली सल्तनत में आप पढ़े होंगे इक्तादारी शासन व्यवस्था, पढ़े है ना हो। दिल्ली सल्तनत में चलता था इक्तादारी व्यवस्था। उसी प्रकार सातवाहन के काल में चलता था सामंतवादी व्यवस्था। ये सब क्या था कि नगद वेतन के बदले भूमि दान में दे दिया जाता था, जिसको समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। समझे, उन्होंने क्या किया, भूमि के बदले में नगद वेतन भी दिया था, नगद वेतन दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं। तो ये नायंगर व्यवस्था आप समझ चुके हैं। तीसरा पद है कंदाचार। कंदाचार क्या है, कंदाचार जो है एक प्रकार का ये सैनिक विभाग होता था। क्या होता था, सैनिक विभाग को हम लोग क्या कहते हैं, कंदाचार कहते हैं। सैनिक विभाग को क्या कहते हैं, कंदाचार। दूसरा होता है कंदाचार के जो प्रधान होते थे, जो सैन्य प्रधान जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगर। सैन्य विभाग के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगर बोलते हैं। अब देखिए, जो सैनिकर होते थे उनको जो दान में भूमि दी जाती थी, यानी कि अमरम भूमि क्या होता है, तो दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि किसको, सैनिकर जो भी होते थे उनको दान में दी गई भूमि क्या कहलाता था, अमरम भूमि। इस पे टैक्स नहीं लगता था। ये क्या होता था, टैक्स फ्री हुआ करता था। अमरम भूमि समझ गए। पहला हम पट्टाभिषेक बताएं।
दूसरा क्या बताए, सभा नायक, मंत्री परिषद, तीसरा न्यायालय व्यवस्था, ये भी समझ गए हैं। कंदाचार सैन्य विभाग है, उसके प्रधान को पॉलीगर कहते हैं। अमरम भूमि दान में दी गई भूमि होता है। भूमि के प्रकार, दोस्तों भूमि का 4 प्रकार था। भूमि का कितना प्रकार, 4 प्रकार। पहला प्रकार था सिंचित भूमि। कौन सी भूमि, सिंचित भूमि। सिंचित भूमि ऐसा भूमि था जहां पे हर एक वर्ष कृषि किया जाता था, ठीक है, जहां पे हर एक वर्ष कृषि किया जाता था और सबसे ज्यादा जो टैक्स वसूला जाता था सिंचित भूमि पर ही, समझ गए हैं। दूसरा होता था ऊसर भूमि। ऊसर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं होता था। तीसरा होता है बागाती या बागवानी, जो बगीचा सब लगाया जाता था उसको बागाती या बागवानी भूमि कहते थे। और चौथा जंगली भूमि होता था। जंगली भूमि जिस पे खेती नहीं किया जाता था उसको जंगली भूमि कहते हैं, समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है वर्ड आथवन वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, आथवन। आथवन जो होता है ये भूराजस्व विभाग होता है। तो भूराजस्व विभाग को हम लोग क्या कहते हैं, आथवन विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भूराजस्व विभाग को आथवन विभाग कहते हैं, याद रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं एक प्रकार का राजकीय भूमि। राजकीय भूमि को हम लोग कहते थे भंडारवाद। तो भंडारवाद का संबंध किससे है, राजकीय भूमि से। भंडारवाद का संबंध किससे है, राजकीय भूमि से, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे राजकीय भूमि को भंडारवाद कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो राजकीय भूमि होता था उसको खालसा भूमि कहते थे। और मौर्य शासन काल में जो राजकीय भूमि होता था उनको सीता भूमि कहते थे, समझ गए आप, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी ल्यूसेंट हो या घटना चक्र में क्वेश्चंस दिए गए हैं अब हम लोग उसको रिवीजन करेंगे, समझ गए। तो चलिए चलिए हम लोग अब देखते हैं। अभी हम सब कुछ देख चुके हैं, अब 5 मिनट में आपसे कम से कम 50 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ, 1336 में। दूसरा, संगम वंश की स्थापना किसने किया था, ये जान रहे हैं। दूसरा, तुलु वंश बता दिया, आरवेडु वंश भी बता चुके हैं, ये वंश जान रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, बारबोसा और डोमिगो पायस किसके काल में आया था, बारबोसा डोमिगो पायस किसके काल में, कृष्ण देव राय के। नुनीस किसके काल में, अच्युत देव राय के काल में, है ना। और उसके बाद निकोली कोंटी किनके दरबार में आया था, देवराय प्रथम। निकोली कोंटी देवराय प्रथम। ये बारबोसा किनके काल में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अब्दुल रज्जाक गुरना, देवराय द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इटालवी यात्री निकोली कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था, तो देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के जो राजदूत थे अब्दुल रज्जाक गुरना किनके काल में आया था, देवराय द्वितीय के काल में। अगला, कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था, किनके साथ बताए थे ना हो, अल्बुकर्क, वो कौन थे, पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन आपसे किसे दिया गया है, ये सीडीएस में पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे हैं, कृष्णा नदी के किनारे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां पे है, गुलबर्गा है। अगला क्वेश्चन है आपसे, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां मिले हैं, तो कर्नाटक हम्पी में मिले हैं। अगला, बीजापुर जो होता है यानी कि गोलकुंडा, जो बीजापुर का जो गोल गुंबज है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। किनके द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। अगला है, कृष्ण देव राय किसके समाकलिन थे, तो बाबर के समाकलिन, ठीक है। अगला देखते हैं, रायोगपुरम एक शहर है दोस्तों, रायोगपुरम, ठीक है, रायोगपुरम। तो रायोगपुरम शहर की स्थापना किसने किया था, KDR के द्वारा। नांगलपुर शहर किसने बसाया था, कृष्ण देव राय के द्वारा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए, एक क्वेश्चन है। तो गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, बताइए। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कालीकट। कौन है, कालीकट। तो गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है, हो कालीकट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मदुरै में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुआ, तो वो तो बता चुके हैं शुरुआती में। अगला है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय के नाम
से जानते हैं, तो प्रौढ़ देवराय के नाम से देवराय द्वितीय को, ठीक है, देवराय द्वितीय को। अगला देखते हैं बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन है, बताए थे देवराय प्रथम है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का कारण क्या था, हम बता चुके हैं, वो कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा गोदावरी और कौन सा कोंकण तट वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपसे विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान किया और एक मस्जिद का निर्माण करवाया और कुरान की बगल में आयतें भी रखवाई, कौन था, बताइए, तो देवराय द्वितीय था। अगला क्वेश्चन विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, हम बताए थे ना, तो वो कौन था, हरिहर द्वितीय था, कौन था, हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपसे है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थे, भू राजस्व थी। अगला है अठवन क्या होता था, अठवन जो होता या आठवन जो बोले थे एक प्रकार का भू राजस्व विभाग होता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ये 8 तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि अपनी मुद्रा यानी कि मदुरा विजय या वीर कंपारा चरित कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम क्या है, बताइए, कंपारम विजय के अभियानों का वर्णन करने वाले कौन है, वो है गंगा देवी, कौन है, गंगा देवी। सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न में से किसे पूर्व का सिराज कहते हैं, तो वो है जौनपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शैवों का अजंता किसको कहते हैं, दोस्तों शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहते हैं, किसको कहते हैं, शैवों का अजंता जो है क्या वर्ड आएगा, लिपाक्षी वर्ड आता है। शैवों का अजंता किसको कहते हैं, लिपाक्षी वर्ड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शांतार युग का अंत माना जाता है, तो ताली कोटा युद्ध को, ठीक है। अगला किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया और उस पर टिप्पणी किया, दोस्तों उसका नाम था, क्या नाम था, सीजर फेडरिक, क्या नाम था उसका, सीजर फेडरिक के द्वारा। सीजर फेडरिक जो होता है जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उनके बाद विजयनगर की यात्रा किया और उस पर टिप्पणी किया, क्या नाम था उसका, सीजर फेडरिक था, ठीक है, उनका नाम सीजर फेडरिक था। अगला चलिए बरवा किसको कहते थे, बताइए, बरवा जो होते थे उत्तर भारत से जो लोग दक्षिण भारत में आकर बसते थे उसको बरवा कहते थे, ठीक है। बेस बेग क्या होता था, बेस बेग होता था दासों का जो क्रय विक्रय किया जाता था उसको बेस बेग कहते थे। और राय क्या होता था, विजयनगर के काल में राजा को हम लोग राय कहते थे। तीसरा गंड प्रेद, गंड प्रेद क्या होता था, पैर में पहनने वाला जो है एक सूचक करा होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे भंडारवाद बता चुके हैं, मान्य भूमि क्या है, राज्य द्वारा कर मुक्त मान्यता प्राप्त भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मान्य भूमि। अमरम भूमि आप समझ चुके हैं। रक्त कोर्गे भूमि, रक्त कोर्गे भूमि क्या होता था, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को जो भूमि दिया जाता था उसको रक्त कोर्गे भूमि कहते थे। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को जो भूमि दिया जाता था उसे रक्त कोर्गे भूमि कहा जाता था। अगला है वीर पंचाल का अर्थ क्या है, वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग, दस्तकार वर्ग। तो दोस्तों दस्तकार वर्ग जो होता है, दस्तकार वर्ग, दस्तकार वर्ग, दस्तकार वर्ग से कौन संबंधित है, तो वीर पंचाल संबंधित है। अगला सभा नायक देख लिए, सर्वनायक कौन होते थे, तो मुख्य सचिव होते थे। माने प्रधानम कौन होते थे, गृह मंत्री होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे है अमरम का अर्थ क्या होता है, तो अमरम का अर्थ होता है जागीर, ठीक है। अमरम का अर्थ क्या होता है, जागीर। अब देखिए जौनपुर के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा जहां या मलिक सरवर थे। मालवा के संस्थापक कौन थे, दिलावर खां थे। अगला गुजरात के संस्थापक कौन थे, जफर खां मुजफ्फर शाह थे। और बंगाल का कौन था, इलियास शाह था। बंगाल के संस्थापक कौन थे, इलियास शाह, ठीक है। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, दोस्तों गुजरात का। महमूद बेगरा कहाँ का सुल्तान था,
गुजरात का था। अगला है तेलुगु। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा नदी की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य का नाम बताइए। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया उसके बाद गंगा नदी की घाटी में स्थापित होने वाला पहला जो राज्य है वो जौनपुर है। कौन है? जौनपुर। कहाँ के शासकों की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी जिसको पूर्व का स्वामी कहा गया, तो वो था जौनपुर। कहाँ का था? जौनपुर। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा गया दोस्तों? महमूद गवा को। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा गया। महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने करवाया था? नुसरत शाह के द्वारा। किनके द्वारा करवाया गया? नुसरत शाह के द्वारा कराया गया। अगला क्वेश्चन आपसे है कि विजयनगर जो होता है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं दोस्तों, तो ये विट्ठल मंदिर कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेगा हम्पी में। अगला क्वेश्चन है कि छोटा सोना मस्जिद कहाँ मिलेगा? छोटा सोना मस्जिद समझ लीजिएगा, एक है छोटा सोना मस्जिद है। कौन सा? छोटा सोना मस्जिद। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद जो है ये मिलेगा आपको बंगाल में। कहाँ मिलेगा? बंगाल में। दूसरा है आपको झंझरी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? झंझरी मस्जिद। ठीक है, झंझरी मस्जिद कहाँ पे है? ये जौनपुर में है। ठीक है, झंझरी मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है। और हिंडोला महल कहाँ पे है? मालवा में। पहला हम क्या बोले? छोटा सोना मस्जिद बंगला में, ये बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल में। उसके बाद झंझरी मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। हिंडोला महल कहाँ पे? मालवा में। रूमी खां मस्जिद कहाँ पे है? अहमदनगर में है। इस तरीके से दोस्तों आपका ल्यूसेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया डाला हुआ था उसके बाद जो घटना चक्र में था सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।